अब मैं फेसबुक प्रेजेंट्स राइजिंग एमपी में चर्चा आगे बढ़ाने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी से। आपसे आग्रह है आप मंच पर आएं। शुक्रिया सोनिया। और बिना वक्त गवाए मैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान साहब से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्लीज कराइए। देखिए, शांति बनाए रखिए प्लीज। हम पहले संवाद की शुरुआत तो करें। हम संवाद की शुरुआत करें पहले। हम शिवराज जी, जो बात अभी मनोज जिस बात को छोड़ गए उसका ही एक सिरा पकड़ के मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। वो बहुत ज्यादा चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहां से चुनाव लड़ेंगे, या लड़ेंगे भी या नहीं लोकसभा का। देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूं। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जो आदेश दिया उसका पालन किया है। गोपाल जी कह रहे थे कोई साधारण कार्यकर्ता भी हरा सकता है, वो सही है, लेकिन पार्टी मुझे कहेगी तो मैं तैयार हूं, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, एक बात और है सर, आप हों चाहे जितने भी बीजेपी के तमाम नेता हैं वो भोपाल पे फोकस कर रहे हैं। यूं लग रहा है कि 29 लोकसभा सीट है, ज्यादा हमला आक्रामक जब से दिग्विजय सिंह जी का नाम। हम तो भोपाल पे कभी फोकस नहीं कर रहे। मैं अभी घूम के आ रहा हूं, पूरा मध्य प्रदेश में जा रहा हूं, उड़ीसा जा रहा हूं, कर्नाटक जा रहा हूं, बंगाल जा रहा हूं। कोई भोपाल पे फोकस करने का सवाल नहीं है। भोपाल राजधानी है, इसलिए ज्यादा लोग रहते हैं और पत्रकार मित्र आ जाते हैं तो चर्चा हो जाती है। आपकी जो इमेज है वो एक बड़े सरोकारी राजनेता की है। मामा का एक रिश्ता आपने लोगों से बना लिया था। नई जो सरकार आई तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी उसी तरह की बहुत सारी योजनाएं शुरू कर दी। तो जो मामा वाला आपका दर्जा है वो उधर शिफ्ट हो रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, दर्जे एक दिन में बनते और बिगड़ते नहीं हैं। लगातार अगर आप कुछ मुद्दों पे लेकर काम करते हैं तो काम करते करते आपकी वैसी छवि निर्माण होती है। कोई एक की छवि एक दिन में बन जाएगी या एक दिन में बिगड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश की जनता से मेरे दिलों के रिश्ते हैं। मैं बेटा बेटियों को बहुत प्यार करता हूं और आज से नहीं, जब मुख्यमंत्री नहीं था तब भी मैं बेटियों की शादी करता था। यहां बैठे हुए कई मित्र जानते हैं मेरी जितनी हैसियत थी, अपने मित्रों के सहयोग से कन्या विवाह का कार्यक्रम करता था। जनता की जो तकलीफ और कष्ट मुख्यमंत्री नहीं रहते हुए बचपन से देखे थे, उनको दूर करने की कोशिश की। उसी में से लाडली लक्ष्मी योजना निकली, उसी में से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना निकली, उसी में से बेटा बेटियों की फीस भराने की योजनाएं निकली। और इसलिए बेटियों ने सबसे पहले मामा कहना शुरू किया, फिर बेटों ने मामा कहना शुरू कर दिया। बेटे भी मुझे कहते थे बेटियों से ज्यादा लाड़ करते हो मामा, कम से कम भांजों का भी ध्यान रखो। और बाद में तो हालत ही हो गई कि बूढ़ों ने भी मामा कहना शुरू कर दिया। तो रिश्ते बरसों में बनते हैं। कई बार ये है शिवराज जी, अभी जो और बीजेपी के पूर्ववर्ती लीडर थे उनसे भी हमने ये सवाल किया कि जब से गवर्नमेंट गई है आपकी पार्टी के तमाम नेता, खुद आप भी बहुत धमका रहे हैं सरकार को कि मतलब कभी भी गिर जाएगी या फिर गिरा दी जाएगी, लोकसभा चुनाव के बाद गिर जाएगी। मैं चाहता हूं कि हम नहीं धमका रहे। जो सरकार में शामिल है, सरकारी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, वो भी के धमकाते हुए नजर आते हैं कि देख लो, नहीं तो समझ लेना। देखिए, इस बार के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो बड़े विचित्र से आए हैं। वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिली, सीट कांग्रेस को ज्यादा मिल गई। लोकसभा की दृष्टि से अगर आप देखें तो 17 लोकसभा क्षेत्र जनता पार्टी आगे, 12 में कांग्रेस आगे। अच्छा, अगर हम नहीं जीते तो जीते वो भी नहीं है, बहुमत उनका भी नहीं है। सरकार है तो सब जानते हैं, सपा बसपा निर्दलीय सबका समर्थन है। और इसलिए अगर कोई ये कहता है कि लंगड़ी है, कब तक चले और कब गिर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है, तो वो अन्यथा नहीं कहते। हम नहीं धमका रहे। अगर हमको कुछ करना होता तो मैं कहना चाहता हूं, बहुमत कांग्रेस का भी नहीं था। पहले दिन हम कोशिश करते, रात में जब हमने देखा 109 और 114, स्पष्ट रूप से मैंने फैसला किया और ये कहा कि 114 उनके हैं तो सरकार बनाने का हक उनका है। और जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त वाली सरकार, मैं आज कह रहा हूं, चिमटी से भी छूना शिवराज सिंह चौहान पसंद नहीं करेगा।
नहीं, लेकिन आपकी जो इमेज है वो अपने पहले सवाल को ही पुष्ट करता हूं। जो आपकी इमेज है बहुत शांत और बहुत सरल नेता की है, मगर आप ही फिर कह देते हैं कि फिक्र मत करना, टाइगर जिंदा है, तो इसमें लगता है कि धमकी है। देखिए, जहां अन्याय होगा, अत्याचार होगा, गड़बड़ होगी, तो शिवराज सिंह चौहान लड़ेगा और अन्याय को प्रतिकार करके समाप्त कर ही चैन की सांस लेगा। और इसलिए जब कई जगह मैं गया, मैं तो लगातार घूम रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश की परिक्रमा। मैंने देखिए, हर चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं संघर्षों में पला हुआ, तूफानों से है प्यार मुझे, जय और पराजय में डूबा ये जीवन है स्वीकार मुझे। माथे पे बल नहीं पड़ी, तत्काल में निकल गया। अब लोगों ने कई जगह कहा अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, कानून और व्यवस्था की स्थिति मैं बहुत वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन ये कहने के पहले सतना के दो मासूम बच्चों की गाथा देख के बोलो। यहां पे बोलना हो तो रोज 6 हत्याएं। मैं एक जरूर अनुरोध करूंगा दर्शकों से, यदि बात पूरी होने दें। यहां नारे लगा सकते हो, क्योंकि सत्ता का मद आप नहीं बोल रहे, सत्ता का मद बोल रहा है ये। यहां नारे लगा सकते हो, लेकिन जनता की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। रोज एवरेज 6 हत्याएं कांग्रेस की सरकार में हो रही है। डकैतों का जब मैं मुख्यमंत्री बना, कांग्रेस से हमने सत्ता ली, एक नहीं अनेकों डाकुओं के गिरोह थे। मैंने पुलिस अफसरों को बुला के कहा था कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और सारे सूचीबद्ध डकैत गिरोह समाप्त कर दिए गए थे। अब वो सब खुल के खेल रहे हैं। अगर इसको आप प्रवीण जी पूरा इससे व्यवधान होगा, इसको शालीनता मानते हैं, इसको शालीनता मानते हैं, तो कांग्रेस के मित्रों का मैं अभिनंदन करता हूं। एक जो बात आ रही है शिवराज जी के, मध्य प्रदेश में बीजेपी का लोकसभा चुनाव में ध्वजवाहक कौन है? जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, आपने खुद कहा कि आपकी भूमिकाएं और भी राज्यों में है। ये समझ नहीं आ रहा कि कौन ध्वजवाहक होगा जो आगे लेके जा रहा होगा झंडे को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, संगठन चुनाव लड़ते हैं, और कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान भी है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। विदिशा लोकसभा सीट से जो साधना जी हैं, उनके नाम का भी चर्चा है कि उन्हें लड़ना चाहिए। देखिए, एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, विदिशा से हमारे रिश्ते परिवार के रिश्ते हैं। आज नहीं बरसों से मैंने पैदल विदिशा नापा है, मैं साइकिलों से विदिशा में घूमा हूं। हर घर परिचय है, स्नेह के संबंध है, और इसलिए कार्यकर्ता कई बार साधना का नाम लेते हैं कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। ये पहली बार नहीं है। अगर मैं ये कहूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुझसे ज्यादा लोकप्रिय वो वहां हैं, लेकिन साधना ने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, और हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। अब जनता और कार्यकर्ता कहे तो उसमें तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन ये संबंध और रिश्ते हैं आपस के, जिसके कारण कई बार नाम आता है। लोकसभा, भोपाल लोकसभा सीट बीते 30 सालों से आपके पास है। इस बार दिग्विजय सिंह जी का नाम पार्टी ने अनाउंस किया, कांग्रेस ने। लोकसभा सीट बच पाएगी भोपाल, आपको लगता है, या फिर मुकाबला तगड़ा है? क्या आपका आकलन क्या है? जीतेगी, आप 23 मई को देख लेना। दिग्विजय सिंह जी पर आपने कई बार अपने कार्यकाल के जब सीएम रहने के दौरान भी आरोप लगाए। उनकी जो गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग थी उस पर भी कहा। आपकी पार्टी की जो उमा जी हैं, उन्होंने मिस्टर बंटाधार का एक स्लोगन भी दे दिया था। कई बार दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि सार्वजनिक मंचों पे वो चाहते हैं कि आपके साथ बहस करें और आप तैयार नहीं होते। ये उनका ऐसा है कि उनको प्रसिद्धि चाहिए, और वो सकारात्मक काम तो जिंदगी में कभी किए नहीं उनने। मध्य प्रदेश का बंटाधार किया, इसलिए उनका नाम मिस्टर बंटाधार पड़ा था, और इसलिए नकारात्मक बोल के ही वो लोगों के बीच में उनका नाम रह सकता है। और इसलिए वो हमेशा ऐसा बोलते और करते हैं जिसके कारण वो मीडिया में छाए रहें, और हम उनको ऐसा अवसर नहीं देना चाहते। शिवराज जी, एयर स्ट्राइक के बाद से, पुलवामा हमले के बाद से ही, एयर स्ट्राइक तो बाद में हुई, उसके बाद से देश में ऐसे माहौल बन गया कि जो मूल मुद्दे, खासतौर पर मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है, कि जो मूल मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क और जो बुनियादी मुद्दे, उन पर चुनाव होने के बजाय आपको लगता है कि राष्ट्रवाद पर ही होगा पूरा चुनाव? नहीं, मूल मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के भी, देखिए, चुनाव होगा 3 मुद्दों पर। एक, नेतृत्व देश का कौन करेगा। एक तरफ है नरेंद्र मोदी जी, पारदर्शी, ऐसा मत बोलिए भाई, ऐसा मत बोलिए, ये मत बोलिए।
किसी भी तरह का आपत्तिजनक कमेंट मत करिए। ये मत देखिए, मैं आपके उत्साह से वाकिफ हूं, आपके उत्साह से हम वाकिफ हैं। किसी भी तरह का आपत्तिजनक कमेंट मत करिए, किसी भी तरह का आपत्तिजनक कमेंट मत करिए। ठीक है, आपका उत्साह समझ सकता हूं मैं। चुनाव के मुहाने पे खड़ा है मध्य प्रदेश, चुनाव के मुहाने पे है मध्य प्रदेश में, आपका उत्साह बहुत वाजिब तरीके से समझ सकता हूं, लेकिन आपत्तिजनक टिप्पणियों से बचें। माफ कीजिए, ये मैं आग्रह करना चाहता हूं मंच में आप एक बड़े नेता सुन रहे हैं। जी, मैं आग्रह करना चाहता हूं, जनता को बहस सुनने दें। फैसला करने वाली जनता है, बीच में रोका टोकी ना करें। चलिए, ठीक है, एक अगला सवाल ले लेते हैं। पहले मैं जवाब तो दे लूं। जी बिल्कुल। देखिए, 3 मुद्दों पे चुनाव होंगे। एक मुद्दा, देश का नेतृत्व कौन करेगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने भारत को एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाया है। मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हुआ है, और आज मैं नहीं, जमाना कह रहा है, पारदर्शी प्रामाणिकता वाला जीवन नरेंद्र मोदी जी का है। और पूरी दुनिया में भारत का मान, सम्मान, शान और स्वाभिमान अगर किसी ने बढ़ाया है तो वो है नरेंद्र मोदी जी। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो चेहरा कौन है ये तो बता दो आप, कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तो आप तय कर दें। गठबंधन बन रहे हैं, गठबंधन और महागठबंधन। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं थोड़ा सा रोकते हुए शिवराज जी को आपसे मुखातिब होऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि परंपरा गलत है। इसके बाद कांग्रेस के भी सीनियर लीडर यहां मंच पर आएंगे तो फिर ये शोर में तब्दील हो जाएगा। हम संवाद दरअसल चाह रहे हैं, तो अनुरोध है मेरा दोनों पार्टियों के लोगों से, उत्साह अपना बचा के रखिए चुनाव तक। यहां कम से कम हम जो नेता मौजूद हैं उन्हें सुन सकते हैं। जी, तो एक तरफ मोदी जी है, दूसरी तरफ चेहरे ही नहीं है। आप देखिए, शादी का दिन आ गया, बाराती इकट्ठे हो गए, शहनाई बज रही है, आतिशबाजी चल रही है, घोड़ी भी आ गई है, लेकिन घोड़ी पे दूल्हा कौन बैठेगा इसका ठिकाना नहीं। लेकिन शिवराज जी, प्रतिपक्ष में जो हमारे साथी है उनमें नेता कौन होगा पहले ये तो तय कर लो। हाथ मिला रहे हैं, दिल मिले नहीं है। मुंह में राम बगल में छुरी वाला मामला है। जो दूसरे को कल तक पानी पी पी के गाली देते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वो आज मोदी जी के डर में गले में बाहें डाल के घूम रहे हैं। लेकिन ऐसी सरकारें पहले भी देश देख चुका है। इसी कांग्रेस ने 1996 में गठबंधन बनाया था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उसमें से निकले थे देवेगौड़ा। 9 महीना चले, उसके बाद सरकार खत्म हो गई। बैठी पूरे देश ने सरकार का हश्र देखा है। उसके बाद थोड़े दिन के लिए गुजराल साहब आ गए। नुकसान देश का होता है, और इसलिए नेतृत्व के सवाल पर नरेंद्र मोदी जी। दूसरा मामला है विकास का, दूसरा मुद्दा होगा विकास का मुद्दा। और विकास के मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कहीं तक मुकाबला नहीं कर सकती। आप मध्य प्रदेश देख लें, आप रोज कितने किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं, रोज कितने किलोमीटर नई रेलवे लाइन बन रही है, रोज कितने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बन रहे हैं, रोज कितनी उज्ज्वला रसोई गैस योजना के कनेक्शन दिए गए हैं। एक नहीं सीरीज है पूरी। तो विकास मुद्दा होगा और जन कल्याण मुद्दा होगा, और इन तीनों कसौटियों पर अगर खरा कसें तो जांचा परखा खरा नरेंद्र मोदी। लेकिन लीडरशिप की बात देखिए, पार्टी का मंच मत बनाइए। मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा। शिवराज जी, आपने लीडरशिप की बात विधानसभा चुनाव में भी की थी, और आप उस वक्त भी कहते थे कि कुनबा बिखरा हुआ है, दिग्विजय सिंह जी अलग जा रहे हैं, सिंधिया जी अलग जा रहे हैं, कमलनाथ जी अलग जा रहे हैं। उस समय आप अक्सर कहते थे कि ये बिखरे हुए लोग हैं, आपस में झगड़ते हैं, मगर गवर्नमेंट बना ली उन्होंने। देखिए, वो चुनाव भी अलग अलग कारण थे, और उसमें मैंने फिर कहा
कि वोट हमें ज्यादा मिले, सीट हमें कम मिले, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व का जहां तक सवाल है, जनता मन बना चुकी है। एक जब से आपकी गवर्नमेंट यहाँ से गई शिवराज जी, अभी से पहले मैंने यहाँ जीतू पटवारी थे, तब उनसे ही मैंने पूछा था कि आमतौर पर लगभग रोज जो एक कैबिनेट मंत्री है मौजूदा सरकार का, वो एक एक घोटाले का जिक्र कर रहा है कि इसमें घोटाला, सहकारिता में घोटाला, ई टेंडरिंग में घोटाला। वो ऐसा ध्वनित होता है कि जैसे सब चौपट कर गई थी पूर्ववर्ती सरकार। मुकदमा दर्ज नहीं कराया, लेकिन कोई ईओडब्ल्यू में नहीं गए ये लोग। ऐसा है कि अगर है तो तुम्हारी सरकार है, कौन रोक रहा है तो देखो, कार्रवाई करो। देखो, ये केवल मुंह से कहना, पहले भी लगातार जब सरकार थी ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया। अब एक एक आरोप जो लगा, हाई कोर्ट देख लें, सुप्रीम कोर्ट देख लें, एसटीएफ देख लें, एसआईटी देख लें, कहीं भी टिका नहीं। और इसलिए बातें करते रहते हैं, बातों का क्या है। आपकी भूमिका के बारे में जरूर मैं पूछना चाहूंगा शिवराज जी। कभी आप लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह दिखते हैं पब्लिक को, कभी आप पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट की तरह दिखते हैं। आपकी भूमिका दरअसल एमपी बीजेपी में है क्या इस वक्त? मेरी भूमिका कार्यकर्ता, एक निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता की भूमिका है, नंबर 1। मेरी दूसरी भूमिका, मध्य प्रदेश में अगर गड़बड़ हो, परेशानी हो, अब कांग्रेस ने वादा किया किसान की कर्ज माफी का, अब 5,000 करोड़ रुपया में 50,000 करोड़ का कर्जा माफ कर रहे हैं। पैसा ना देला भोजपुर का मेला, बात कर रहे हैं कि कर्जा माफ हो गया, कर्जा माफ हो गया। हमारी भूमिका है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और नहीं तो सड़कों पर लड़ने हमें आना पड़ेगा। एक नहीं, ना केवल कर्ज माफी घोषणा की थी। बात सुन लीजिए। विधानसभा की तरह ये मजमे की शक्ल मत, मैं निवेदन करूंगा आप तमाम लोगों से, बात सुन लीजिए। एक बार के बोलिए, बात सुन लीजिए। इस शोर में फिर कुछ निकल के आएगा नहीं। मेरा अनुरोध है आपसे। हमारी भूमिका है, ठीक है। बात सुन लीजिए। मैं तमाम जितने यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के नेता हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये शोर में तब्दील होता जाएगा, बातें समझ निकल के आएंगी नहीं। हमारी भूमिका है, पार्टी के नेता यहाँ मंच पर हो, उनकी बात तो पूरी आनी चाहिए। हमारी भूमिका है, 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, वो दो, नहीं दोगे तो हम दिलवाएंगे, हम लड़ेंगे। हमारी भूमिका है, संबल जैसी योजना जो गरीबों के लिए हमारी सरकार ने बनाई थी, वो योजना इन्हें बंद कर दी। बिजली के बिल 200 के बजाय 6,000 रुपए के आ रहे हैं। बीमारों का इलाज बंद हो गया है। अरे और तो और, हमने एक्सीडेंट में मौत हो तो 4 लाख रुपया, सामान्य मौत हो तो 2 लाख रुपया, और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया गरीबों को देने का फैसला किया था। वो गरीबों का कफन तक इस सरकार ने आके छीन लिया है। तो हमारी भूमिका रहेगी अन्याय के खिलाफ लड़ने की, जनता को न्याय दिलाने की। किसान एक बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में, बल्कि मैं कहूं कि देश में ही बड़ा मुद्दा है किसान का। ये क्लेम करती है जो मौजूदा सरकार है कि 25 लाख किसानों का उन्होंने कर्जा माफ कर दिया। ये तो जनता के बीच में जाएंगे तब पता चलेगा। यहां कह लो माफ, जनता में जाओगे तो हो जाओगे साफ, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। रोजगार के नाम पे बेरोजगारों को कहीं बैंड बजाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं ढोर चराने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कल कहेंगे बंदर नचाओ, मदारी बन जाओ। अब ये सच्चाई जनता जानती है। अच्छा, एक बात है शिवराज जी के, आपकी पार्टी के भी जो मौजूदा सांसद हैं, जितने भी, नरेंद्र तोमर जी शिफ्ट हो गए, भागीरथ प्रसाद जी को टिकट नहीं मिला, नहीं मिलने की बात और भी जगह कही जा रही है। ये क्यों? अगर मान लीजिए इतना अनुकूलन है मोदी जी की लीडरशिप को लेके, लोगों के मन में आप कह रहे हैं कि बहुत चाह है, तो फिर उनके नाम पर जीत जाना चाहिए। टिकट तो पार्टी आकलन करके देती किसको देना है। शिफ्ट क्यों करना पड़ रहा है सांसदों को अपनी सीट? तोमर साहब क्यों गए ग्वालियर से मुरैना? कोई व्यक्ति शिफ्ट नहीं करता, पार्टी तय करती कौन कहां से लड़ेगा। और बहुत सारे नाम, आप भी उस कमेटी में हैं, बहुत सारे नाम अब तक डिक्लेयर नहीं कर पाए। भोपाल और इंदौर को लेकर संशय कहा जा रहा है। भैया 7 चरणों में चुनाव है, 19 मई तक वोट डालेंगे, 12 मई को वोट डालेंगे।
अभी जल्दी क्या है, कांग्रेस की भी पूरी लिस्ट घोषित नहीं हुई, सोच समझ के घोषित कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने भोपाल तो कर दी। भोपाल हमारे लिए आसान है, जब चाहे तब कर देंगे। इंदौर को लेके कहा जा रहा है ताई नाराज हैं। इंदौर के लिए कहा जा रहा है कि ताई नाराज हैं, ताई को रिप्लेस करने की बात। नहीं, कोई ताई की नाराजगी का सवाल ही नहीं। ताई सबको स्नेह देती है और सब ताई का आदर करते हैं। बीते विधानसभा चुनाव के वक्त से ही अभी तक एमपी में ये चलन थोड़ा कम था, मार्गदर्शक मंडल की संख्या बढ़ती जा रही। बाबूलाल गौर भेज दिए गए, ताई भी वहीं तो नहीं जाएंगी अब। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस की परंपराएं अलग होगी, मैं कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा, और मैं कम से कम हमेशा शालीनता से राजनीति करने का पक्षधर रहा हूं, और मैंने खुद कभी रोका टोकी नहीं की। देखिए, किसी भी, मैं हूं या और कोई हो, हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे साथ साथ योग नेतृत्व तैयार होता हुआ चला जाए। आप बताइए, आप ऐसे बट वृक्ष बनोगे कि नीचे कोई पनपे ही नहीं? आप 13 साल मुख्यमंत्री रह लिए, आपका ही ठेका है कि जब तक रहोगे आप ही रहोगे। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल, अच्छे राजनीतिक दल की ये विशेषता होती है कि वो नया राजनीतिक नेतृत्व तैयार करते हुए चले, और भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है। अभी प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आई, आपको लगता है कुछ फर्क पड़ेगा कांग्रेस के लिए, माइलेज होगा उनके आने से? नहीं, मैं किसी भी नेता की आलोचना पर कभी मैंने विश्वास नहीं किया। उनको हक है, वो कांग्रेस का काम करें, उनकी पार्टी है, उसके लिए काम करें। अब परिणाम जनता देखेगी। मैं ये मानता हूं कि किसी के आ जाने से एक दिन में कोई चमत्कार हो जाएगा, ऐसा ना तो पहले कभी हुआ है और ना आज कभी हुआ है। वैसे भी जनता वंशवाद की राजनीति को पसंद नहीं करती कि केवल किसी परिवार से कोई आ गया और चमत्कार हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं मानवीय गरिमा का सबका सम्मान करता हूं, और इसलिए कभी भी कोई राजनीति में आया है तो टीका टिप्पणी करने की मेरी आदत नहीं है। तो फिर ऐसे में अभिषेक भार्गव, मंदार महाजन, इनके लिए तो फिर अवसर ही नहीं होगा यदि मान लीजिए वंशवाद की राजनीति में अगर टैलेंटेड है तो भी क्या नहीं आना चाहिए, ऐसा है? देखिए, वंशवाद और वंशवाद का जहां तक सवाल है, केवल एक ही परिवार के लोग, केवल एक ही परिवार के लोग, एक मिनट रुको भाई, एक ही परिवार, एक ही खानदान, एक ही परिवार अगर राजनीति में वर्षों से बना रहे, और उस खानदान को हम सब जानते हैं, मैं कोई आलोचना की बात नहीं कर रहा, दूसरों को भी अवसर और मौका मिलना चाहिए। और इसलिए केवल एक ही परिवार देश में फले फूले और बाकी सबको आप एक तरफ रख दें, एक तरफ नकार दें, ये कभी होना नहीं चाहिए। बलिदान दिए तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान नहीं दिया? सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने बलिदान नहीं दिया? सुखदेव और राजगुरु ने बलिदान नहीं दिया? स्वतंत्र वीर सावरकर ने बलिदान नहीं दिया? कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बलिदान नहीं दिया? लेकिन एक ही खानदान को महिमा मंडित करना और बाकी को नकार देना, इसको कहीं भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। और कांग्रेस ने हमेशा केवल एक ही परिवार को प्रतिष्ठित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने बाकी महापुरुषों का भी सम्मान करना, सम्मान देना प्रारंभ किया, और इसलिए वंशवाद ये होता है जो सामने दिखाई देता है। अच्छा, ये एजेंडे क्या होंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में? आप बहुत सीनियर राजनेता है, कौन से एजेंडे हैं जो आपको लगता है कि पूरे इलेक्शन को ठीक से रन होगा तो उन्हीं एजेंडों के इर्द गिर्द होगा? एजेंडा एक होता है देश का विकास, लेकिन देश की सुरक्षा भी एजेंडा है। भारत सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जिए। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, और कोई अगर हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आतंकवादी जमीन में तो क्या पाताल में भी चले जाएंगे तो घुस घुस के मारेंगे। आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देश की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। जब भी आप आतंकवाद के खिलाफ बीजेपी बात करती है, जब भी उस पर बात करती है, तो
कांग्रेस को लगता है कि एक खास कौम जो है वो कहीं इफेक्टेड तो नहीं हो रही। कई बार सवाल उस पर उठने लगते हैं, लोग सबूत मांगने लगते हैं। ये लगता है कि आपको इस तरह के आतंकवाद की कोई जाति और धर्म नहीं होता। जो गलत होता है वो गलत होता है। हम ये नहीं मानते कि किसी उससे जोड़ा जाए। आतंकवादी आतंकवादी है, और इसलिए अगर आतंकवादी हमारे देश को तबाह करना चाहते हैं तो उसके पहले हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। ये सोच भारतीय जनता पार्टी का है, नरेंद्र मोदी का है, और इसलिए चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, चाहे एयर स्ट्राइक का मामला हो, घुस के मारने का काम किया है उन्होंने। ये एक बात और है शिवराज जी, कांग्रेस अक्सर ये आरोप लगाती है कि जो भी किया, मान लीजिए पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक हुई, जो कुछ भी किया वो सेना ने किया, और क्रेडिट बीजेपी लेती है। बीजेपी के तमाम नेता उसके सवाल यह है कि नेतृत्व में दम है कि नहीं। अब पाकिस्तान में घुस के एयर स्ट्राइक करने के लिए 56 नहीं 156 इंच का सीना चाहिए। दूसरे हिम्मत ही नहीं कर पाते थे। मोदी है तो मोदी ने हिम्मत की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिम्मत की, और इसलिए करती सेना है, लेकिन फैसला करता है नेतृत्व, फैसला करते हैं प्रधानमंत्री। अब इस प्रधानमंत्री जी में दम है, इसलिए फैसला किया। एक जो नई योजना लेके आए हैं राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो, अभी आपकी पार्टी के आला नेता भी आएंगे, और आपको अच्छा नहीं लगेगा यदि मान लीजिए दूसरी पार्टी के लोग यहां पर नारेबाजी करेंगे, उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोनों पार्टी के नेताओं का समान सम्मान करें। शिवराज जी, जो मेरा जो सवाल था वो ये था कि अरे श्रीमान, मुझे संचालित मत करिए, कतई संचालित मत करिए। आपसे संचालित नहीं होगा, किसी से भी संचालित नहीं होगा, माफ कीजिए। जो ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं नई योजना लेके जितने मित्र यहां बैठे हैं उनसे कि हमारे नारे लगाने से कोई वोट नहीं देगा। देख लो, यहां जो चर्चा होनी चाहिए वो शालीनता के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, जनता देख रही है। बिल्कुल ठीक बात है। एक सार्थक संवाद करिए, ये शोर में तब्दील हो जाएगा। शिवराज जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी राहुल गांधी जी ने अपने एक मैनिफेस्टो में एक अनाउंसमेंट किया है कि नई योजना, गरीबों के खाते में पैसे जाएंगे सीधे, गरीबों के खाते में पैसे जाएंगे सीधे। राहुल गांधी जी ने एक योजना अनाउंस की है 12,000 रुपए तक का। ये अपील कर जाएगा कि आपको लगता है, क्योंकि उन्होंने किसान कर्जा माफी की अपील की का अनाउंसमेंट किया था, वो कहते हैं उस ग्राउंड में यहाँ एमपी में सबसे पहली बात तो ये है कि श्रीमान राहुल गांधी जी ने ये स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस ने कभी गरीबी हटाई नहीं। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, भाई ये अगर बात होगी तो प्रवीण जी ये ठीक नहीं है, ये कोई तरीका है? ये बात सही है, ये बात सही है। इतना धैर्य यहाँ लोगों को रखना पड़ेगा। मेरा विनम्र अनुरोध है आप लोगों से, माफ कीजिए, ये ठीक नहीं लगेगा। ये इतना धैर्य आपको रखना पड़ेगा, इतना धैर्य रखना पड़ेगा। हम ये इस तरह से बिल्कुल कतई नहीं होगा। और ये इस क्षणिक उत्तेजना से कहीं कोई लाभ नहीं है, ना तो आपकी पार्टी को, ना आपके नेता को, और आप डिफेम कर रहे हैं बल्कि उसे मंच में बैठा के। ये चलन खराब है, ये चलन बिल्कुल अच्छा नहीं है। बहुत न्यूज 18 के करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। एक आपका जो आपकी और आपकी पार्टी की इमेज खराब होती है इसमें। मैं अनुरोध करूंगा आपसे, मैंने 4 बार विनम्रता से बात कर ली, बात पूरी होनी चाहिए। जी शिवराज जी बताइए। देखिए, भारत में 50 साल कांग्रेस ने राज किया। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री रहे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री रही, उसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी जी आए, वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद नरसिम्हा राव जी रहे, 10 साल मनमोहन सिंह जी रहे। आज से नहीं, प्रारंभ से कांग्रेस नारा लगाती रही गरीबी हटाओ। 1971 में गरीबी हटाओ के नारे पर चुनाव लड़ा, गरीबी नहीं हटी। पंडित नेहरू जी से गरीबी नहीं हटी, इंदिरा जी से गरीबी नहीं हटी, राजीव जी से गरीबी नहीं हटी, उसके बाद जो प्रधानमंत्री आए उनसे गरीबी नहीं हटी, और अब कह रहे हैं कि हम गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये बेकार की बात है। देश सच्चाई जानता है, जो 50 सालों में नहीं कर पाए वो आज क्या करेंगे। केवल चुनाव देख के इस तरह की घोषणा जो कभी पूरी होगी नहीं। और आप देखिए, मैं कह रहा हूं
मैं कह रहा हूं कि कर्ज माफी का मैं माफ कीजिए, मैं अनुरोध करूंगा आपसे, ये चलन खराब है, ये चलन खराब है। बहुत बेहतरीन लोग हैं हमारे मध्य प्रदेश के। अरे भाई, अभी से पहले तक ये हमने जितने भी आयोजन किए कभी इस तरह से शोरगुल में तब्दील नहीं हुआ। अभी से पहले तक हमने 20 से 22 आयोजन किए होंगे, कभी भी इस तरह का शोरगुल नहीं हुआ। और ये ठीक है, ठीक है, उत्साह बचा के रखिए, चुनाव में काम आएगा प्रत्येक व्यक्ति के लिए। जी शिवराज जी, देखिए श्रीमान राहुल गांधी जी ऐसे में मुश्किल होगी। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि ये अव्वल तो हम इन्हें कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं। जो भी नेता यहां आ रहा है किसी भी पार्टी को, मेरी प्रतिबद्धता किसी राजनीतिक दल से नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन है कि जो भी व्यक्ति यहां ला रहे हैं, हम कटघरे में खड़ा करना नहीं ला रहे हैं। हम सवाल जरूर कर सकते हैं, कैफियत कर ले सकते हैं उनसे, लेकिन इस तरह से बाध्य मत करिए कि यही जवाब दें या यही सवाल करें। जी बोलिए शिवराज जी। राहुल गांधी जी लीडर नहीं, मिसलीडर है, मिसलीड करते हैं देश को। पहले राफेल पे किया, फिर कर्ज माफी पे किया, और गरीबी पे अब मिसलीड कर रहे हैं। कर्ज माफी का हस्र देखा है, बेरोजगारी भत्ते का हस्र देखा है, बाकी वादों का हस्र देखा है। और इसलिए जनता ये जानती है कि बातें हैं, बातों का क्या, ना कुछ आना है, ना कुछ लेना है, ना कुछ देना है, केवल कहना ही कहना है। इसलिए कोई इस पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन जब आप शिवराज जी, एक मानसिकता है पूरे लोगों की, मध्य प्रदेश देश भर के लोगों की, जब भी उसे नगद फायदा दिखता है कि कुछ नगद फायदा होगा, तो वो आप भले आप कह रहे हैं कि भुलावे में आ जाता है, छलावे में आ जाता है, लेकिन वो मान लेता है। किसान कर्जा माफी वाली बात लोगों को अपील कर गई और उन्होंने वोट दे दिया कांग्रेस। और उसी के कारण तो इस वादे पर वोट नहीं देगी, क्योंकि कर्जा माफी कह के कर नहीं रहे। जनता सच्चाई जान गई है, किसान भी सच्चाई जान गए, और अब वो कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में दिखाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर नगद पैसा 12,000 जैसा, तो आपको नहीं लगता कि युवाओं को लग जाएगा कि हाँ ठीक है? किसी को भरोसा नहीं होने वाला, सब सच्चाई जानते हैं कांग्रेस की। आज तक नहीं किया तो कल क्या करेंगे? कौन से हिस्से आपको लगते हैं शिवराज जी मध्य प्रदेश के, जहां पे अभी तो बहुत अच्छा आपने पिछले लोकसभा सीट में परफॉर्म किया था, 27 सीटें थी, बाद में 26 हो गई, एक बाय इलेक्शन कांग्रेस जीत गई। अभी आपको चुनौती वाली सीट कौन कौन सी लगती है मध्य प्रदेश? कोई चुनौती वाली सीट नहीं है। 29 में से 29 सीटें जीतने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। तो फिर छिंदवाड़ा और गुना क्यों नहीं जीत पाते हैं कभी? छिंदवाड़ा और गुना शिवपुरी क्यों नहीं जीत पाते हैं फिर आप कभी भी? अरे अभी आप देखो, गुना शिवपुरी में तो कांग्रेस से ज्यादा ही वोट लिए भारतीय जनता पार्टी ने। और हमारे मित्र ज्योतिरादित्य जी गुना और शिवपुरी में कह रहे हैं कि बात क्या है, यहाँ काय के लिए गड़बड़ कर दी। और छिंदवाड़ा में भी पिछली बार 1 लाख वोट से जीत पाए थे कमलनाथ जी। तो सीट असंभव कोई नहीं है। तो लेकिन कमलनाथ जी भी कहते हैं और दिग्विजय सिंह जी भी अभी कह गए कि उन्हें खुशी होगी यदि आप छिंदवाड़ा से लड़ जाएं, तो कमलनाथ जी कहते हैं मुझे खुशी होगी, भारतीय जनता, और यदि आप भोपाल से लड़ जाएं तो दिग्विजय सिंह। मुझे भारतीय जनता पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ जाऊंगा, और पहले भी लड़ चुके, राघोगढ़ जाके भी लड़के आए हम तो माफ कीजिए, इस तरह के व्यवधान से दोनों मत बोलो, मत करिए। हम एक स्वस्थ और सार्थक संवाद के लिए हमने ये न्यूज 18 ने ये आयोजन किया है, चुनाव बिल्कुल मुहाने पे। जो यहाँ पर जो बात मैंने पहले की थी शिवराज जी, ध्वजवाहक वाले मसले को लेके, कि आपको नहीं लगता कि यदि मान लीजिए पार्टी अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ रहे होंगे, आपकी भी एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है, तो जो कैंडिडेट होंगे वो क्या अपने बूते ही जीतेंगे? पार्टी ने क्या योजना उनके लिए बना रखी है, या इस बार ये तय है कि राष्ट्रवाद का चरम पर है, लोगों के मन में तो जीत जाएंगे लोग? जी, मुद्दे देश की सुरक्षा मुद्दा है, देश का नेतृत्व मुद्दा है, देश का विकास मुद्दा है, जनता का कल्याण मुद्दा है, इन्हीं पे चुनाव लड़ेंगे। जनता के कल्याण में सब चीजें सम्मिलित है। जब जन कल्याण की बात करते हैं तो बेरोजगारी भी उसमें होती है, जन कल्याण की बात करते हैं तो गरीबों का कल्याण भी होता है, महिलाओं का कल्याण भी होता है, बच्चों की फीस भी होती है। तो फिर सवाल फिर वही आ जाता है कि राहुल गांधी उन्हीं रोजगार की तो बात कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं कि अपील कर जाए ये मुद्दा, उन्हीं रोजगार की बात तो राहुल गांधी ने की कि वो योजना लाके कि वो अपील। देखिए, मैं आज ये घोषणा कर रहा हूं
जनता दिमाग बना चुकी है, माइंड सेट हो चुका है। मोदी जी के पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। जैसे सूरज का पूरब से उगना तय है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी का भारत का प्रधानमंत्री बनना तय है। कितनी सीटें आप मध्य प्रदेश में उम्मीद करके चलते हैं कि इतनी सीटें आएंगी ही? हम तो 29 में से 29 की लड़ाई लड़ रहे हैं, 29 जीतेंगे। तो इनमें छिंदवाड़ा और गुना शिवपुरी भी शामिल है कि आपको लगता है कि इस बार जीत जाएंगे? हम उनको क्यों छोड़ेंगे? अच्छा, यदि आपसे मार्किंग कराऊं मैं, जो अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ हालांकि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बने हुए, जो मौजूदा कांग्रेस सरकार है उसे अगर मैं आउट ऑफ 10 मार्किंग कराऊं तो आप किस सीमा तक मानते हैं उसका परफॉर्मेंस? मैं नंबर देने में विश्वास नहीं करता, लेकिन एक बात का मुझे कष्ट है, विकास के काम ठप्प पड़े हुए हैं और चारों तरफ अगर उद्योग चल रहा तो तबादलों का उद्योग चल रहा है। हजारों ट्रांसफर, रिकॉर्ड ट्रांसफर, कभी सपने में नहीं सोचा था। और ट्रांसफर भी ऐसे नहीं कि एक का केवल एक जगह हुआ हो, सवेरे कहीं, दोपहर को कहीं, शाम को कहीं, एक एक अफसर के 4-4 बार तबादले हो रहे हैं। तबादला उद्योग जैसे चालू हो गया हो, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि तबादले का उद्योग शुरू हो गया है। चर्चा है, ये माने कोई ना माने, चारों तरफ इस बात की चर्चा है। विकास के सारे काम ठप्प पड़े हुए हैं, ना सड़कें बन रही है, ठेकेदार जितने पहले टेंडर हो गए थे उनकी हालत खराब है, उनकी हालत खराब है। तो विकास ठप्प पड़ा हुआ है, दलाल सक्रिय हो गए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई है। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कहता कि पैसा लाओ ऑर्डर ले जाओ, ऐसी हालत हो गई है। आज प्रदेश बदहाल और बेहाल है, ये सारा देश देख रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई इसलिए तबादले करने की नौबत आई कि बहुत सारे अधिकारियों की मानसिकता ही भाजपाई हो गई थी। बोला इसलिए तबादले करने की नौबत आई कि वो माइंडसेट उनका हो गया। मैं जब मुख्यमंत्री बना और मैं ये मानता कि सब कांग्रेसी अधिकारी ऐसे कहीं होता है क्या, जिनने पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ काम किया तो उनमें से सबने कई ने मेरे साथ काम किया। देखो, ब्यूरोक्रेसी तो जिसकी सरकार आएगी उसके आदेश को मान के काम करेगी, कोई भाजपाई और कांग्रेसी थोड़ी होता है। वो ये भी कहते हैं कि एक तरह चाणक्य भी एक बार कह गए थे कि भाई किसी राज्य को यदि करप्ट करना हो, पूरी तरह से बर्बाद करना हो तो सबसे पहले गुरुओं को भ्रष्ट करो। ये आरोप लगता है कि खास विचारधारा यूनिवर्सिटीज में चलाने की शुरुआत कर दी थी संघ के इशारे पर। यह आरोप भी लगता रहा। देखिए, एक पार्टी बरसों तक राज करती रही, सिलेक्टेड लोग अपने बिठाने का काम किया होगा तो उनने किया होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी तो योग्यता के आधार पर जो जहां हो सकता था वहां उसकी नियुक्ति करने के प्रयास किए। हाँ, तो वो कह रहे हैं उन्हीं लोगों को हम हटा रहे हैं जो एक खास विचारधारा को प्रमोट कर रहे थे। विचारधारा नहीं, योग्यता के आधार पर। और विचारधारा भी अधिकारियों की कोई विचारधारा नहीं होती। आप जब पॉलिटिकल नियुक्ति करते हैं तो उसमें तो जाहिर है कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, आप निगम में बिठाएंगे, मंडल में बिठाएंगे और कहीं बिठाएंगे, तो जाहिर है पॉलिटिकल प्रतिबद्धता होगी। लेकिन जहां तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है, मेरा अपना मत यह है मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी कि किसी राजनीतिक दल से प्रतिबद्ध होकर नहीं चली। आप एक वक्त में यात्राएं बहुत निकालते थे शिवराज जी, लंबी यात्राएं, आपकी पूरा प्रदेश आपने नापा। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर कोई यात्रा की प्लानिंग नहीं है आपकी? अभी हम विजय संकल्प अभियान पर निकले थे, पंडित गोपाल भार्गव भी यहाँ बैठे हुए हैं, अब फिर चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे हम लोग। तो कितनी आपको मतलब जो फीडबैक मिल रहा है लोगों से, वो फीडबैक किस तरह का है? कि जो फीडबैक मिल रहा है आपको लोगों से इस विजय संकल्प यात्रा के दौरान, वो किस तरह का? फीडबैक बिल्कुल साफ है। 23 मई को आप भी देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, सरकार बनाएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। फीडबैक तो यही है। तो ये एजेंडा, ये राष्ट्रवाद वाले मसले को लेकर भी ठीक है। माफ कीजिए, ये शोर मत करिए इस तरह से, ठीक है। अभी बाकी के भी राज्यों में शिवराज जी, वहां छत्तीसगढ़ में पूरी एक पूरे के पूरे जो मौजूदा सांसद थे उन्हें बदलने की जरूरत पड़ गई। तो क्या क्राइटेरिया आपकी, जब आपसे डिस्कशन होता होगा, ये इलेक्शन के जो कमेटी बनी हुई है कैंडिडेट तय करने वाली, तो क्राइटेरिया क्या देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति है, केंद्रीय चुनाव समिति विचार करके फैसला करते हैं। नहीं तो क्या तय करते हैं आपके, भाई इनका परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं है? आलोक संजर क्यों बेचारे हो जाने चाहिए? विचार करके फैसला करते किसी भी नाम पे। मैं कह रहा हूं, आलोक संजर की 96% अटेंडेंस रही पार्लियामेंट में, बहुत सारे सवाल उन्होंने। चुनाव समिति का विषय, उस पर यहां डिस्कस करने का कोई लाभ नहीं।
भोपाल को लेके कोई अप्रत्याशित नाम ये आ सकता है, लगता है आने वाले दिनों में? अभी बहुत जल्दी सस्पेंस खत्म हो जाएगा, पार्टी तय कर देगी जल्दी। और ये पूरे जैसे आपने ट्रांसफर के पूरे मसलों को लेके बात की, तबादलों को लेके, उनका एक कहना है कि आपकी जब गवर्नमेंट थी तो शुरुआत में कोई गवर्नमेंट आती है तो आपकी गवर्नमेंट में भी उसी तरह हमने कभी नहीं किया, हमने वही अधिकारी कई दिनों तक रखे थे, उसके बाद जब आवश्यकता पड़ी तब ट्रांसफर होते थे, सबके सब बदल डालेंगे थोक में, ये कभी हमने नहीं किया। वो कह रहे थे कि उन्होंने पावर का सेंट्रलाइजेशन कर था आपकी गवर्नमेंट के दौरान, पावर एक चिन्हित था 4-5 जगह से, उसे डिसेंट्रलाइज कर रही है कांग्रेस। ये एक ही पावर सेंटर था, शिवराज सिंह चौहान। यहां तो मुख्यमंत्री भी एक नहीं, दो नहीं, 2.5 है। ये कौन कौन लोग हैं बाकी के और लोग जो मुख्यमंत्री हैं? लोग जानते हैं। एक सीएम है आदरणीय कमलनाथ जी, उनके पीछे मैं नहीं कहता, भीड़ ज्यादा लगती थी दूसरे जो पहले कभी सीएम रहे थे, और तीसरे ऐसे थे जिनको उत्तर प्रदेश भेज दिया तो आधे मध्य प्रदेश में रह गए, आधे उत्तर प्रदेश में चले गए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती मानते हैं आपके? अभी ग्वालियर चंबल में चुनौती है आपके लिए, उस पूरे रीजन में ठीक गुना शिवपुरी छोड़ दें तो बाकी जगह तो बहुत बेहतर परफॉर्म किया था कांग्रेस ने। देखिए उस समय परिस्थितियां अलग थी, मुद्दे अलग थे, इस समय परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। नरेंद्र मोदी जी के साथ मध्य प्रदेश की जनता भी खड़ी है। सपाक्स वाला जो आंदोलन था, सपाक्स वाला जो आंदोलन था, कहते हैं वो लोग क्रेडिट लेते हैं, मुझे नहीं पता कि अभी तक उस तरह के फिगर नहीं आए, सपाक्स वाले क्रेडिट लेते हैं कि जो आपका एक माइक लाल वाला बयान था वो महंगा पड़ गया और इसके चलते बीजेपी। मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं कि सरकार अगर नहीं बना पाए तो मैं ऐसा नेता नहीं हूं जो रोए और कहे कि इसने नहीं बनने दी, उसने नहीं बनने दी। मैंने कहा उसका कारण एकमात्र था शिवराज सिंह चौहान। सारी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली है। किसी ने मुझसे पूछे थे, किसी चैनल ने 3 कारण बताओ, तो मैंने कहा पहला शिवराज सिंह चौहान, दूसरा शिवराज सिंह चौहान, तीसरा शिवराज सिंह चौहान। मेरी गलती के कारण नहीं बनी। अभी कभी सपाक्स के नेताओं से आपकी बात हुई? जैसे कल दिग्विजय सिंह जी यहाँ कर्मचारियों के होली मिलन समारोह में गए थे तो उन्होंने कर्मचारियों से माफी मांगी उस दौर की जब वो सीएम थे, तो उन्होंने माफी मांग ली थी। ऐसे सपाक्स के नेताओं से कभी आपकी मुलाकात? चुनाव लड़ने आए तब माफी मांग रहे हैं, मांगनी होती तो और पहले मांग लेते। 15 साल के बाद जब चुनाव लड़ने भोपाल पहुंचे तब उनको याद आई कि उस समय कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो ये सवर्ण आरक्षण वाला मुद्दा या ये मसले कुछ आपको लगता है कि हमारी एमपी के लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। समाज के हर वर्ग का सम्मान, सबको प्रणाम और सबको आगे बढ़ाने का काम ये केंद्र सरकार थी जिसने सामान्य वर्ग के गरीब बहनों और भाइयों के लिए 10% आरक्षण सेवा में और शिक्षा में सुनिश्चित किया, संविधान में संशोधन किया और वास्तव में वो हो रहा है। बहुत सारी योजनाएं आपने नई शुरू की और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ तो बहुत कारगर भी रही हैं। तो अभी इतने 15 साल के बाद अफसोस है कि ये नहीं कर पाया सरकार में, या ये करना चाहिए? जो किया डट के किया, खूब किया, और अपने कार्यकाल पर मुझे आनंद है, प्रसन्नता है और गर्व है। कमलनाथ जी से बात भी होती है आपकी, अक्सर मुलाकात भी होती है, तो कभी कुछ आप सलाह देते हैं उन्हें कि ये इसे कंटिन्यू करिएगा या इसे रोक सकते हैं या इस तरह की कोई राय? नहीं, मैंने उनसे एक आग्रह किया था, जो शंकराचार्य जी वाला काम हमने एकात्म यात्राएं निकाली, मैंने आग्रह किया उनसे कि जो शंकराचार्य जी वाला काम है, क्योंकि गांव-गांव में हम लोग गए, जनता उमड़ी, गांव की मिट्टी कलश में भर के लेके आई, तो मैंने कहा कि कुछ काम ऐसे हैं जो किसी दल के नहीं होते, वो प्रदेश के होते हैं, देश के होते हैं, सांस्कृतिक काम होते हैं, ऐसे काम नहीं रोकने चाहिए। ये मैंने जरूर कहा। मैंने फिर ये भी कहा कि धान खरीदिए, धान ढंग से नहीं खरीदी जा रही, उड़द खरीदिए, वो ढंग से नहीं खरीदी जा रही, सोयाबीन के 500 रुपया कुंटल हम फैसला करके गए थे कि हम किसानों को देंगे, वो नहीं दिए जा रहे हैं, उड़द पे भावांतर नहीं दिया जा रहा, मक्के के 500 रुपया कुंटल नहीं दिए जा रहे हैं, खरीदी केंद्र कम कर रहे थे तो वो हमने उनको चिट्ठी लिख के कहा कि वो बढ़ने चाहिए, जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो ये चाहूं कि अब सब कुछ गड़बड़ हो जाए, बंटा ढार हो जाए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि विकास निरंतर जारी रहना चाहिए, सरकार कोई भी रहे। उसलिए जनहित का मुद्दा अगर आएगा तो हम जरूर बात करेंगे, पत्र लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, आग्रह करेंगे। आखिर 13 साल तक मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, तो जहां लगेगा
कि सलाह देनी चाहिए वहां देने का भी काम करेंगे। अच्छा, मीसाबंदी पेंशन एक बड़ा मसला यहाँ रहा है मध्य प्रदेश में। तब आपकी पार्टी ने आरोप भी लगाया कि पूर्वाग्रह से, बदले की भावना से काम कर रही सरकार। उनका तर्क था कि मीसाबंदी पेंशन उन लोगों को भी दे दी गई जो गैर वाजिब लोग थे, जिन्होंने जो कभी बंद ही नहीं हुए या वो आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उनको भी दी गई। वो कह रहे रिव्यू कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं। देखिए, उस समय के आपातकाल के काले समय को आप याद कीजिए। ये भी हमारे देश में हुआ कि हजारों लोग जेल में डाल दिए गए। मैं भी भोपाल सेंट्रल जेल में था, मैं तो मॉडल स्कूल का प्रेसिडेंट था और कोई मामला तो था नहीं, लेकिन केवल इसलिए कि हमने आपातकाल का विरोध किया था हम जेल भेज दिए गए। हम तो बच्चे थे उस समय, लेकिन मेरी आंखों के सामने हसमत वारसी तड़प तड़प के उसी जेल में उन्होंने दम तोड़ दिया था। डॉक्टर का इलाज तक मुहैया नहीं हुआ। कई लोग ऐसे थे जिनके हाथ और पैर जेलों में तोड़ दिए गए थे। ये लोकतंत्र का काला इतिहास था। आपातकाल एक धब्बे के समान है भारतीय लोकतंत्र पे। कई परिवार तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। अब ऐसे परिवार जो तबाह और बर्बाद हो गए थे और जिन लोगों ने आजादी की तीसरी लड़ाई लड़ने का काम किया, उनको अगर हमने सम्मान दिया तो हमने गलत नहीं किया। केवल इस राज्य ने नहीं किया, कई राज्यों ने दूसरे भी हमारे मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी माना, उनको सम्मान भी दिया और उनको सम्मान निधि भी दी। नहीं, लेकिन वो वाजिब लोगों पे नहीं, उनका सवाल ये है वाजिब लोगों को ही दी। वो तो जो उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा लिया, वो उनको भी मिल रही थी पेंशन। ये गलत बात है। तो सरकार, आपको लग रहा है कि कुछ पूर्वाग्रह के साथ आपके बीजेपी के खिलाफ कुछ काम नहीं कर रही मौजूदा जो सरकार है? मौजूदा जो कांग्रेस सरकार है वो कोई बदले की भावना या पूर्वाग्रह के साथ काम कर रही है या नहीं, क्या लगता है? अब आगे आगे देखिए होता है क्या। इतना है कि जो बदला लेता है वो जल्दी चला जाता है। और युवाओं को लेके कभी आपका जो आपने संबल शुरू किया था, संबल योजना को लेके ये कहा भी गया कि एक महत्वाकांक्षी योजना है, वो गवर्नमेंट ने अभी एक तरह से होल्ड पे डाला हुआ है, उसे बंद करना नहीं करने पे कोई निर्णय नहीं लिया। तो ऐसी कोई संवाद? मेरा ये कहना है कि जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहनी चाहिए। और एक बात ये भी है कि हम आग्रह करेंगे, चिट्ठी मैंने लिखी है, वो आग्रह नहीं माने तो हम सड़क पर संघर्ष करेंगे और सरकार को विवश और मजबूर करेंगे कि वो जन कल्याणकारी योजनाओं को किसी भी कीमत पर ना रोके। और इसलिए तो मैंने कहा कि अगर ऐसी गड़बड़ होगी तो टाइगर अभी जिंदा है, मैदान में लड़ाई लड़ेंगे हम। एक बार बहुत चर्चा हो गई थी, शिवराज जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपसे मिलने आ गए थे अचानक, और वो दौर था जब ऐसे बयानों के दौर चल रहे थे, गवर्नमेंट जल्दी गिर जाएगी। उस दौर में जब सिंधिया साहब मिलने आए, अभी तक आपने सार्वजनिक नहीं किया कि उस वक्त आखिर आपकी बातचीत हुई क्या? देखिए, एक बात आप सोचिए कि हम लोग दुश्मन नहीं है कि लाठियां लें और मारें एक दूसरे को। लोकतंत्र है, आखिर लोकतंत्र में विचारधाराओं का अंतर होता है, लेकिन इंसान है, कई बार मिलते हैं, पहले भी मिलते रहे हैं, इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। अगर मैं मुख्यमंत्री था, मैं नेता प्रतिपक्ष जो होते थे उनको जन्मदिन की बधाई देने जाता था, बुके लेके जाता था। स्वर्गीय जमुना देवी जी रही हो, अजय सिंह जी रहे हो, मैं हमेशा गया कि भाई उनका जन्मदिन, उनको बधाई देना चाहिए मुझे। अब ऐसी कटुता नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल अगर एक दूसरे से बात कर ली तो उनका गड़बड़ हो गई या पता नहीं क्या करने वाले हैं। ये लोकतंत्र में ये नहीं चलता। शालीनता, शिष्टता, व्यक्तिगत संबंध, एक दूसरे का सम्मान, ये कोशिश ये करनी चाहिए कि ये बरकरार रहे। वैसे ही सौजन्य भेंट थी वो। तो ये सौजन्य भेंट का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा अभी चुनाव के दौरान या नहीं? देखिए, एक प्रतिबद्धता है जहां तक राजनीतिक दल का सवाल है। हम मानते हैं कि देश के लिए भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। चुनाव जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गड़बड़ होगी, अन्याय होगा, उसके खिलाफ मैदान में लड़ेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम किसी को मार दो, किसी को काट दो, किसी को गाली दे दो, इसके पक्षधर हम नहीं है। अभी कुछ देर पहले चर्चा में जिक्र किया सतना में जो किडनैपिंग हुई थी उसकी, 2-3-4 दिन में एक साथ हो गई। आपने एक आध बार ट्वीट भी किया और बाद में पता लगा कि वो बीजेपी का एक कार्यकर्ता निकला। तो ऐसे अगर मान लीजिए हालात बन जाते हैं तो आपको लगता है कि बहुत जल्दबाजी में हो जाता है? जल्दबाजी नहीं हुई। देखिए, हत्या है और हत्यारा है। कोई दावा नहीं कर सकता कि कोई अगर व्यक्ति कानून व्यवस्था हाथ में लेता तो वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होगा। हमने केवल ये कहा कि हत्यारे पकड़े जाएं। एक सीरीज है, आप देखेंगे एवरेज 6 हत्याएं रोज हो रही है। और इसके पीछे भी कारण ये कि पुलिस के अफसर इतनी बार बदल दिए गए हैं कि कोई ढंग से काम ही नहीं कर पाता। और इसलिए लैंड ऑर्डर पर जो देखिए, चित्रकूट की घटना को आप देखिए, सरेआम भरे बाजार,
स्कूल बस से दोनों भाई उठा लिए गए, मासूम बच्चे 6 साल की उम्र थी उनकी। 3 दिन चित्रकूट में रखे गए, वो पुलिस पता नहीं लगा पाई। इसके बाद दावा किया गया, दावा प्रभारी मंत्री ने किया, बस अभी छूट के आ रहे हैं, बस अभी छूट के आ रहे हैं। माता पिता भरोसे में रहे, पुलिस कह रही थी कि पंछी पर नहीं मार सकता, उत्तर प्रदेश की सीमा में ले गए और बाद में 20 लाख रुपया फिरौती भी वसूल कर ली और बांध के जमुना जी में फेंक दिया, उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद है, ये अकर्मण्यता का उदाहरण है। कम से कम 13 दिन में बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। जब ऐसी घटना होती थी मेरी सरकार के समय, हम चैन की नींद सो नहीं पाते थे। कैसे अपराधी पकड़े जाए इसकी चिंता और कोशिश करते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर इस पैमाने पर देखें तो इतनी खराब रही है कि अफसोस होता है सरकार कर क्या रही है। तो क्या लगता है आपको कि ये सरकारी संरक्षण है अपराधियों को, जैसे जिस तरह से ध्वनित हो रहा आपकी बात से, गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है इन लोगों को, ऐसे लोगों ट्रांसफर को उद्योग बना दिया गया और इस अपराधी खुल के खेल रहे हैं, ये सच्चाई है। आप मुझे तो टोका टोकी कर सकते हैं, लेकिन इससे कानून और व्यवस्था नहीं आप बेहतर बना सकते। उसके लिए तो मैदान में काम करना पड़ेगा। ठीक बात है। मैं अनुरोध भी करूंगा लोगों से, ये उत्साह ज्यादा बेहतर है, ताली बजा के आप अपना उत्साह प्रदर्शित कर लें। बस हम 1-2 सवाल और करेंगे शिवराज जी से और फिर उसके बाद शिवराज जी एक आखिरी जो सवाल है वो ये है कि अभी अगर हम बात करें, आपने कहा कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पे भी चुनाव नहीं होगा, विकास पे भी बात होगी, सभी मुद्दों पे बात होगी, तो एक बार अलग अलग हम हिस्से में बांटे, महाकौशल, बुंदेलखंड, मालवा, तो कहां आपको लगता है कि बहुत लाजवाब प्रबिंद, कहां पे बीजेपी का बहुत बढ़िया प्रदर्शन होगा? इस बार पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया प्रदर्शन होगा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराएगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और आपकी भूमिका केवल चुनाव इलेक्शन कैंपेनर की ही होगी या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई चुनाव लड़ लेंगे आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको मैं पूरा करूंगा। अभी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है। जवाब ले लीजिए, ये अच्छा नहीं है, जवाब ले लीजिए। अभी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहा है कि मैं 3 दिन मध्य प्रदेश में प्रचार करूं, 1 दिन मध्य प्रदेश के बाहर जाऊं। तो उसी रहस्य को मैं मेंटेन कर रहा हूं। मैं देश में भी चुनाव प्रचार करने जा रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश में भी चुनाव प्रचार कर रहा हूं। यूपी भी शामिल है आपके उसमें? 1 दिन बाहर रहने वाले में कोई 1 दिन बाहर, माफ कीजिए, 1 दिन बाहर रहने वाले में कोई खास राज्य है? पल्ले नहीं पड़े। ये शांति से हम बात कर लेंगे। मुझे भी हैरत है, मैं बाहरी नहीं हूं। मैंने लगातार यहाँ पे 20 से 22 बड़े न्यूज़ 18 के आयोजन हमारे यहाँ हुए होंगे। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतना उत्साह है वाकई दर्शकों। मैं कह रहा हूँ शिवराज जी के कोई जगह तय कर दिए कि 1 दिन कहाँ बाहर जाएंगे, कोई खास राज्य? वो पार्टी का केंद्रीय कार्यालय मेरे कार्यक्रम बनाता है। तो क्या रुझान मिल रहा है देश भर में? बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा से वापस लौट रही है, फिर जो महागठबंधन है वो डरा रहा है? अरे मैं फिर कह रहा हूं, नोट कर लो प्रवीण जी, 23 मई दोपहर को 1 बजे भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। शिवराज जी आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान साहब ने लंबा वक्त निकाला हमारे लिए, न्यूज़ 18 से बात की। बहुत धन्यवाद आपका और तमाम उत्साही दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय